नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका मित्र राकेश जोरड़। आप देख रहे हैं अपना पेज RVS FPO और के हरियाणा। जैसा कि आप सबको पता ही है कि FPO के गठन के बाद से हम सदैव आप सभी किसान साथियों के और सभी नागरिक साथियों के उत्थान के लिए, उनको अच्छी जानकारियां देने के लिए, अच्छी सुविधाएं प्रदान करने के लिए, नई नई तकनीकों का, हमारी पुरानी पद्धतियों का अध्ययन करने के लिए हम बार बार कहीं न कहीं दूसरी जगह पर जाकर भ्रमण करते हैं, ताकि हम नई जानकारियाँ और नई सुविधाएँ अपने क्षेत्र के साथियों को दे सकें। और इसी कड़ी को निरंतर रखते हुए आज हमने भ्रमण किया राजीव दीक्षित गुरुकुल एवं गौ संवर्धन केंद्र पाली, डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़, जिसको अभी संचालन कर रहे हैं, जिसका आचार्य कमलकांत जी। तो जैसा हमने लोगों से सुना था, उस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए, देखने के लिए हम लोग जब आज गुरुकुल पहुँचे, तो मैं अपने कैमरा सहयोगी से कहना चाहूँगा कि एक बार आप थोड़ा दिखाइएगा। गुरुकुल के अंदर काफ़ी संख्या में जो साथी आए हुए हैं, माता बहनें आई हुई हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो कैंसर जैसी भयानक खतरनाक बीमारियां हैं, जिनका इलाज एलोपैथी के अंदर आजकल नहीं हो रहा है, आम जो इंसान है उसके साथ लूट मचाई जा रही है, उन सब से निजात पाने के लिए जब हमने इस बारे में पता किया तो कारगर सिद्ध होती हुई बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देखी कि आचार्य जी के द्वारा लोगों को जो जानकारियाँ दी गई, जो दवाइयाँ दी गई, उनसे कैंसर के काफ़ी मरीज़ सही हुए हैं। और जब हमने आज भ्रमण किया तो इस भ्रमण के दौरान हमने आज 4 से 5 लोगों से हम मिले, उनसे बात की तो पता लगा कि उनके 80% का एक से 2 महीने की दवाई के दौरान ही बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ है। एक हमारे मित्र आज हमें यहाँ मिले थे जो बिहार से थे, जो खड़ा होने में भी असमर्थ हो गए थे, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। वो आज खुद ट्रेन से आए और अपनी दवाई लेकर के गए हैं, तो उनको बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ है। एक हरियाणा के अंदर जींद ज़िला के अंदर एक गाँव है पांडू पिंडारा, वहाँ से भी मास्टर जी आए हुए थे। वो भी बता रहे थे कि उनकी धर्मपत्नी को भी बहुत भयंकर कैंसर था और वो भी बहुत अच्छे हैं। इसी तरह आज एक माता जी यहाँ आए हुए हैं, इन्होंने हमें बताया कि ब्रेस्ट कैंसर इनको था और काफ़ी बहुत क्रिटिकल सिचुएशंस थी, लेकिन जब इनको किसी माध्यम से पता चला, इन्होंने गुरुकुल में आकर जब आचार्य जी से मिले, इन्होंने दवाइयाँ ली तो इनको अच्छा लगा, बेटर फील कर रहे हैं। तो आज माता जी बोले कि मेरे को बहुत अच्छा है। तो इसी के बारे में हम माता जी से कुछ सवाल पूछेंगे ताकि आप लोगों तक भी इसकी जानकारियाँ पहुँच पाए। माता जी नमस्कार। नमस्कार माता जी। नमस्कार। क्या नाम है माता जी आपका? शिमला जी। शिमला जी। कौन सा गांव, कौन सा शहर है जी आपका? सिरसा जिला जी। सिरसा जिला। सिरसा से कालावाली। अच्छा, क्या दिक्कत थी माता जी पहले? ब्रेस्ट च दिक्कत कोई नहीं सी, रिपोर्ट च आ गया जी। अच्छा, ब्रेस्ट कैंसर था। हाँ जी। कितना टाइम हो गया अभी आपको दवाई लेते हुए? 4 महीने हो गए जी, 5 दिन हो गए। 4 महीने 4 महीने 5 दिन हो गए। अभी आपने रिपोर्ट दोबारा से करवाई है? करवाई सी जी। उसमें नेगेटिव आ गया। नेगेटिव आ गया, मतलब बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा रिजल्ट इस चीज़ का आया है। ठीक है। जैसे मैं आपको बता दूं कि माता जी के साथ जो भाई साहब आए हुए हैं, मैं उनसे भी आपकी बात करवाऊंगा, क्योंकि वो ना अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे देंगे। कई जगह क्या होता है कि जब गुरुकुल की या हमारी पुरानी पद्धति की जब बात चलती है तो नेगेटिविटी फैलाने वाले कुछ साथी होते हैं, वो कहते हैं कि ये तो इनके ही आदमी थे। तो मैं आपसे चाहूँगा भाई साहब, आप अपना नाम बताएं। आपका नाम? राजीव कुमार। अच्छा, कालावाड़ी से हो आप? जी सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप आरामदारी से अपना फ़ोन नंबर बताइएगा, ताकि किसी दूसरे साथी को कोई डाउट हो तो वो आपको फ़ोन करके पूछ सके। आपका मोबाइल नंबर? 70 153 81 217। 70 153 81 217, ये इनका मोबाइल नंबर है। और मैं अभी आचार्य जी से निवेदन करूंगा कि वो भी 2 शब्द अपने मुखारविंद से कहें और अपने सभी दर्शकों को बताएं। आचार्य जी नमस्कार, प्रणाम। देखिए, जो आपका प्रश्न था, जो मैंने सुना, उसमें समाज का कोई दोष नहीं है। दरअसल जब से कॉमर्शियल एक्टिविटी स्टार्ट हुई है तो बहुत सारे हॉस्पिटल और जिनका मोटिव बिजनेस है, प्रॉफिट है, वो लोग जब किसी रोगी को 15 दिन, 20 दिन, महीने कुछ इम्प्रूवमेंट आता है तो उसी को बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत करके और उसकी मार्केटिंग करते हैं और लोगों से पैसा ऐंठने का काम करते हैं। राजीव दीक्षित गुरुकुल का एकमात्र मोटिव है अमर बलिदानी भाई राजीव दीक्षित के सपनों का भारत निर्माण करना और कैंसर मुक्त संसार का निर्माण करना। इसी कड़ी में 31 दिसंबर को जो पूरे भारत की प्रतियोगिता हुई थी, कैंसर का जो सम्मेलन हुआ था, उसमें हमने सभी हॉस्पिटलों को आमंत्रित किया था जो भी उपचार कर रहे हैं। लेकिन जब वास्तविकता सामने आई तो जो पहला स्थान था, सबसे अधिक रोगी ठीक करने का जो सफलता जो प्राप्त करी, वो गुरुकुल ने प्राप्त करी। और पिछले 6 महीने की ये माताजी ही नहीं, माताजी की तो एक रिपोर्ट है
और सभी की रिपोर्ट हम सुरक्षित नहीं कर पाते, बहुत सारे रोगी ठीक होने के बाद नहीं भी आते, लेकिन 300 से अधिक रिपोर्टें जो पिछले 6 महीने की हमने हमारी टीम ने सुरक्षित की हैं। ये अलग अलग प्रकार के कैंसर की, जैसे कोलन कैंसर की है, इधर ये ब्रेस्ट की है, ये आपका लीवर कैंसर की है। तो ऐसी बहुत सारी रिपोर्टें आप जितनी मर्जी चाहें देख सकते हैं। और केवल सच्चाई का परचम लहराए, इसी उद्देश्य से 23 जुलाई को फिर से कैंसर मुक्त संसार संगठन की तरफ से दिल्ली के अंदर एक कार्यक्रम है, जिसमें हमने पूरे देश से आयुर्वेद की प्रैक्टिस करने वाले और जो ये कहते हैं कि हमने 50,000 कैंसर के रोगी ठीक कर दिए और हमने 90,000 कैंसर के रोगी ठीक कर दिए, सभी को हम हाथ जोड़ के आमंत्रित करते हैं कि आप अपना डाटा शेयर कीजिए। और ये डाटा उस समय आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी आएंगे, उनके सामने प्रस्तुत किया जाएगा प्रत्येक चिकित्सक का, ताकि आपकी ख्याति को प्रमाण मिले भारत के स्वास्थ्य मंत्री के माध्यम से। तो गुरुकुल का एक ही उद्देश्य है कि कैंसर मुक्त संसार बने, और अगर किसी को कैंसर है और उसके पास पैसे का अभाव है तो भी वो निःशुल्क दवा भी लेके जा सकता है। हमारे जो संकल्प है वो संकल्प लेगा कि जिन कारणों से कैंसर हो रहा है उन 31 कारणों का संकल्प लेगा कि मैं अपने जीते जी ना खुद प्रयोग करूंगा ना अपने परिवार में प्रयोग करने दूंगा, तो वो निःशुल्क दवा भी प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग घर पे भी दवा बनाना चाहते हैं उसकी भी वीडियो हमने अनेकों यूट्यूब चैनलों पे, जैसे करनाल प्लस है, टेक्निकल फार्मिंग है, IBN 7 है, हरियाणा न्यूज़ लाइव है, सभी पे, और हमारा खुद का जो चैनल है राजीव दीक्षित गुरुकुल, सभी बीमारियों की लगभग दवा घर पे कैसे बनानी है उससे भी आप चिकित्सा ले सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि गुरुकुल ही आना है, आप उन वीडियोज़ को देखोगे, अपने घर पे दवा तैयार करोगे और अच्छे से परहेज को समझोगे तो आप घर पे भी ठीक हो सकते हो। अकेले टेक्निकल फार्मिंग के चैनल के बाद 30 से अधिक लोग ठीक हुए उस वीडियो को देखने के बाद। एक व्यक्ति तो बीकानेर से खुद चल के आया कि मैं देखो जी मेरी ये रिपोर्ट है और मैं आपकी दवा लेके ठीक हुआ, धन्यवाद करने के लिए। तो आसानी से ठीक किया जा सकता है, मनोबल अच्छा हो। माता जी के बारे में मुझे ज़्यादा नहीं पता कि मतलब इनको क्या परेशानी थी, बस अभी आप वार्तालाप करते टाइम मुझे पता चला कि पहले की रिपोर्ट में इनको कैंसर था और अब की जो रिपोर्ट है वो आपको मैं ऑलरेडी, आपका नाम माता जी शिमला देवी है ना, ये देखिए। अब इसी केस को अगर एलोपैथी में लेके गए होते तो सबसे पहले इनका ब्रेस्ट रिमूव होता, उसके बाद इनको 10-12 कीमो दी जाती, फिर रेडिएशन दी जाती, फिर इनको एक रिपोर्ट दी जाती कि ठीक हो गए। उसके 6 महीने बाद दोबारा से बताया जाता कि अब दूसरी ब्रेस्ट में हो गया, फिर 1 साल के बाद बताया जाता कि अब लीवर में आ गया, फिर 2 साल के बाद बताया जाता कि भाई अब आपकी किडनी में आ गया। तो सबसे बेहतर ये है कि पहला प्रयास करो आयुर्वेद में। अगर स्थिति बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, नहीं सिचुएशन हैंडल हो रही, तो क्योंकि एलोपैथी जो वर्तमान में ऑपरेशन कर रही है वो आयुर्वेद की ही देन है, आयुर्वेद ने ही एलोपैथी को सिखाया है। हमारा देश आज़ाद ज़रूर हुआ है लेकिन पेपरों पे अभी बहुत सारी गुलामी की लकीरें हमारे माथे पे है। जैसे भाषा की गुलामी, आज भी इंग्लिश मीडियम चल रहा है। हमारे जो वेशभूषा है उसकी गुलामी, हमारे जो विचार हैं, हमारे विचार भी अंग्रेज़ों वाले हैं। भले ही हमारा शरीर दिखे भारतीयों जैसा, लेकिन हमारे विचार अंग्रेजी हो चुके हैं पूरी तरीके से। हमें कोई आसानी से मूर्ख बना सकता है, ये भी भारतीय संस्कृति की देन नहीं है। एलोपैथी भारत में, क्योंकि भारत का आयुर्वेद रहा है, प्राकृतिक चिकित्सा भारत की रही है, भले ही शिक्षा के रूप में आज भी विदेशियों की शिक्षा हम धारण कर रहे हैं। तो बहुत सारी गुलामी की लकीरें भारत में आज भी है, वर्तमान सरकार मिटाने में लगी है और उम्मीद करते हैं आने वाली सरकारें उन सभी को मिटाएंगी और अच्छा होगा और पूरा भारत ही नहीं विश्व निरोगी होगा। आचार्य जी, मैं आपको सबसे पहले तो बधाई देना चाहता हूं कि जो आपका सम्मेलन हुआ था, सबसे ज़्यादा कैंसर रोगी कौन से इंस्टीट्यूट ने या किस गुरुकुल ने या किस हॉस्पिटल ने सही किए हैं, तो उसमें आचार्य जी का जो गुरुकुल है राजीव दीक्षित गुरुकुल वो प्रथम स्थान पे है। तो इसके लिए मैं गुरुकुल के सभी सदस्यों को और आचार्य जी को प्रणाम करता हूँ और बधाई देता हूँ। और जैसा आचार्य जी अभी बता रहे थे, हम भी आज सुबह से देख रहे थे कि हम दवाई फ्री देते हैं, तो इसके लिए है कि इन्होंने अच्छा बहुत ही बढ़िया नियम रखा हुआ है आचार्य जी ने। आचार्य जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये बरगद लगाने वाला जो नियम है वो कैसे आपके दिमाग में आया? देखिए, भारतीय संस्कृति हर समस्या का समाधान जड़ से करती है। इस संसार में 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बीज, ज्ञान और कर्म। बीज से संसार बना है, बीज खत्म हो गया तो संसार खत्म हो जाएगा। और ज्ञान जो है, हमें किसी भी चीज़ का सही
रास्ता क्या है वो ज्ञान दिखाता है। यानी कि एक वैज्ञानिक ने एयर कंडीशन बना के घर घर में सप्लाई की, उसे भी ज्ञान कहते हैं। और एक व्यक्ति ने इस देश में लाखों पीपल के पेड़ लगाए, उसे भी ज्ञान कहते हैं। एक ज्ञान ऐसा है जो अस्थायी है, यानी कि जब एयर कंडीशन लगता है तो कुछ समय के लिए क्षणिक सुख मिलता है कि आपको ठंडक महसूस होती है, लेकिन आपका शरीर खराब होता है, बीमारियों से ग्रसित होते हो। बाहर जो वो छोड़ता है वो हमारी ओजोन लेयर को इम्पैक्ट करती है, हमारी एयर क्वालिटी को डाउन करती है और प्रकृति का नुकसान करती है। वो भी ज्ञान है। और एक हमारा ज्ञान है जो आपको सही रास्ता दिखाता है। एक बरगद का पेड़ या एक पीपल का पेड़ एक साल में लगभग 1 करोड़ रुपए की ऑक्सीजन देता है। और 50 रुपए का पेड़ आता है। अगर एक व्यक्ति अपने जीवन में 100 पेड़ पाल दे तो वो समाज का सबसे बड़ा दानी होगा, क्योंकि वो समाज को 50 करोड़ रुपए हर साल दान कर रहा है। तो कितना बड़ा काम एक व्यक्ति कर सकता है 50 पीपल के पेड़ लगा के। दूसरा, कैंसर का कारण भी ऑक्सीजन की कमी है, एक कारण। तो जितने बड़ पीपल लगेंगे तो आने वाली पीढ़ी, कम से कम जो आज कैंसर के रोगी हो सकता है हम सबको ना बचा पाएँ, लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ी है, जो हमारे बच्चे हैं, उनके काम, उनका शरीर सबसे पहले आएगा, पैसा दूसरे नंबर पे आता है। जो रोगी है वो बहुत अच्छे से समझ सकता है। तो और कुछ लोगों को वास्तविकता में जल्दी होती है, तो इसलिए ये नियम बनाया कि भाई जो 5 बड़ पीपल लगाएगा उसे जल्दी दवा दे देंगे। और जो ये संकल्प लेगा कि कैंसर के कारणों को खुद भी नहीं करूँगा, परिवार को नहीं करने दूंगा और दूसरे लोगों को जागरूक करूंगा, और जब मेरे पास अर्थ आएगा तो मैं इसी काम में, परमार्थ के में लगाऊंगा, उसे निःशुल्क दवा दे देते हैं। क्योंकि ये स्थायी समाधान था इस समस्या का, जड़ से ख़त्म करने का एक समाधान था। सोचो, इस गुरुकुल के माध्यम से अगर 1 लाख बरगद पीपल हर साल लग जाएं, या प्रत्येक चिकित्सालय के माध्यम से इतने ही बड़ पीपल लगने लगे, तो बीमारियों का सवाल ही नहीं है। हमारा टेम्परेचर कंट्रोल हो जाएगा, हमारा जो वाटर लेवल निरंतर नीचे जा रहा है वो कम हो जाएगा, हमारे जीवों की जो हत्या हो रही है, क्योंकि पक्षियों को रहने के लिए स्थान नहीं है। मनुष्य के दुखों का मूल जो कारण है वो जीव हत्या है। वनस्पति से नफरत और जीवों की हत्या, ये 2 कारण हैं। जब हम वनस्पतियों से भी प्रेम करेंगे और जीवों से भी प्रेम करेंगे तो बीमारी ही नहीं, जो हमारे मानसिक जितने भी दुख हैं, घरेलू झगड़े हैं, भाई भाई का प्रेम नहीं है, माता पिता में प्रेम नहीं है, वो सब चीज़ें सेटल होती जाएंगी। क्योंकि वो एक तरीके से बरगद, पीपल और जीव हमारे मन के ऊपर प्रभाव डालते हैं। जी आचार्य जी, आपका सुझाव भी अच्छा है और कोशिश भी बहुत अच्छी है, और मैं उम्मीद भी करता हूं कि सभी इस कोशिश और इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। आचार्य जी, जैसा आप एलोपैथी का बता रहे थे, मैं थोड़ा उसी क्षेत्र में, उसी चीज़ से जुड़ा हुआ एक मुद्दा आपसे बात शेयर करना चाहूँगा कि जैसे कृषि का क्षेत्र है, जब हम लोग जब से हमने एफपीओ का गठन किया है तो हम लोग प्राकृतिक खेती को के प्रति किसानों को जागृत करने के लिए काम कर रहे हैं। जब हम किसी किसान साथी के पास पहुंचते हैं तो ये कहते हैं कि पहले ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, हरित क्रांति आई थी, आप कहां से आ गए कि उपज इससे तो कम होगी। आप प्राकृतिक कृषि पे 2 शब्द कहें। देखिए, एक बार मुझे जयपुर के अंदर एक ऑटो ड्राइवर ने ये कहा कि साहब, कम खाने वाला कभी नहीं मरता। उसके बात ये थी कि मैंने 3 ऑटो वालों से पैसे पूछे तो तीनों ने ज़्यादा बताया और उसने कम बताया। मैं उसके साथ बैठ के चला गया। तो जब उतरा तो उसने मेरे को ये बात बोली कि कम खाने वाला कभी नहीं मरता। ये बहुत सत्य बात है। जहाँ तक हरित क्रांति का सवाल है, वो एक बिजनेस मॉडल था और विदेशियों ने सदा ही प्रत्येक देश को ही ठगा है। जब हम भी किसी दूसरे देश में जाते हैं तो हमारा उद्देश्य या तो हमारी संस्कृति का प्रचार प्रसार होता है या धन का कमाना होता है। तो हरित क्रांति भारत को लूटने की एक क्रांति थी। उन्होंने लूटा, भारत की प्राकृतिक संपदा को बर्बाद कर दिया, किसानों को बर्बाद कर दिया। जहाँ तक प्राकृतिक खेती का सवाल है, प्राकृतिक खेती का मतलब है कि ईश्वरीय व्यवस्था। उसको सरल शब्दों में बताऊं, खेत का पेट में और पेट का खेत में, ऐसी व्यवस्था। यानी कि गौ माता का गोबर के माध्यम से, अन्य जीवों के मल के माध्यम से जो खेती हो, पेड़ पौधों के पत्तों के माध्यम से जो खेती हो, जो किसी का शोषण ना करे, पोषण ही पोषण करे, वो खेती, वो व्यवस्था बहुत अच्छी है। लेकिन इस दौर में बड़ी बड़ी कंपनियां प्राकृतिक खेती के नाम पर जैविक खाद बेच रही हैं। वो फिर से उसी दिशा में आप लोगों को ले जाएगी। तो मेरा किसानों को और सभी संगठनों को एक ही निवेदन है कि स्वयं आधारित व्यवस्था ही समाज का कल्याण कर सकती है। अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करो। बाजार पे जितना निर्भर रहोगे उतना बर्बाद होगे।
धन्यवाद आचार्य जी। हम उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि आचार्य जी को भी सिरसा डिस्ट्रिक्ट में कोई बहुत अच्छा प्रोग्राम आचार्य जी का करवाएंगे ताकि और सभी लोग जागरूक होंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।